क्योंकि सबसे पहले पिता और माँ ही होनी चाहिए। आपके सामने आप किसी से मान लीजिए प्यार उड़ करते हो, गलत बात नहीं है, लेकिन यदि रिश्ते में आपके पिता और माता आ रहे हैं तो लव को कर दो कट। क्यों? इंसान, घर, दोस्त, रिश्ते सब बदलता है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है, क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं करता है, अपने आप को, खुद को वो परिवर्तन नहीं करता है। तो अपने आप को अपडेट करो। हेलो आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। आज इस टॉपिक को अपन समाप्ति की ओर ले चलते हैं, और कुछ छूट जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल देना कि ये टॉपिक, ये बिंदु छूट गया है, तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज अपन पढ़ेंगे इसी में वैदिक समाज। आखिरकार में वैदिक काल में वहाँ का जो समाज था, जो आर्यों का जो समाज था, वो कैसा था, उसकी रूपरेखा क्या थी, वो सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन इसमें परिवार देखेंगे, परिवार कैसे होते थे। हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में एवं उत्तर वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक जीवन काफी सुव्यवस्थित था। यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, हमने वैदिक जो काल था उसको दो भागों में बांट लिया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, बार बार रिपीट करने से वो चीजें याद होती हैं। तो इन दोनों कालों में जो आर्य थे ना, जो आर्य थे, उनका जो सामाजिक जीवन रहा वो सुव्यवस्थित रहा। अब ये सुव्यवस्थित क्या होता है? सुव्यवस्थित इसीलिए रहा क्योंकि उनका जो परिवार था, उनका जो समाज था, उन्होंने पूरी रूपरेखा बना रखी थी उसकी कि ये नियम होने चाहिए, महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, और परिवार का जो मुखिया होता था वो बड़ा होना चाहिए, ये सारी की सारी, और क्या मर्यादाएं रहनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें इन्होंने बना रखी थी, इसलिए इसे सुव्यवस्थित कह दिया गया। अब अपन देखेंगे कि उस समय का जो परिवार था उसकी विशेषताएं क्या रही। ठीक है, तो पहली विशेषता देखना, समाज की मूल इकाई परिवार थी। समाज की मूल इकाई जो थी वो क्या थी? परिवार थी। आज भी आप देखते हो, यदि उस चीज को आज से कंपैरिजन करोगे तो आप पाओगे कि अपन के समाज है, आपकी भी समाज होगा, मेरे भी समाज है, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट किसको दी जाती है? परिवार को। और परिवारों को मिलाकर क्या बनता है? समाज। तो मूल इकाई क्या हो गई? परिवार। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। आगे चलता हूं। परिवार पितृसत्तात्मक या पितृमूलक होते थे। आप पितृसत्तात्मक भी बोल सकते हो, पितृमूलक भी बोल सकते हो। अर्थात पिता परिवार का मुखिया होता था, जिसे अपन गृहपति बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। उस टाइम का जो परिवार था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक क्या होता है? जिसमें पिता का सबसे, वो मुखिया जो होता है वो पिता ही होता है, यानी जो बड़ा होता है ना घर में, परिवार में, वो सबसे, उसको क्या कहते हैं? मुखिया। इसीलिए यहां पर देखो मातृसत्तात्मक परिवार नहीं है। आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखोगे तो वहां पर आप मातृसत्तात्मक परिवार देखते हो, यानी माता मुखिया होती थी परिवार की। लेकिन यहां पर देखो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का आप कंपैरिजन करोगे तो काफी अंतर मिलेगा। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, उधर आप जाओगे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक परिवार थे, वहां पर मातृसत्तात्मक परिवार थे। तो क्लियर ही हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब देखो, जो गृहपति होता था उसको क्या क्या राइट्स दिए गए थे, क्या क्या अधिकार थे, वो देखते हैं। इसका है ना जो संपत्ति पर अधिकार था, पूर्ण अधिकार था। ये है, कौन है भाई साहब? ये कौन है? ये गृहपति या पिता है। वो डेंजरस होते हैं भाई साहब। लेकिन पिता जो होता है ना, बहुत, ये मानो कि आप भी जानते हो पिता कैसा होता है, प्यार भी करता है, पीटता भी है, सारी चीजें करता है। पापा तो पापा ही होते हैं भाई, मम्मी मम्मी होती है। ठीक है, तो बहुत प्यार करो उन्हें, क्योंकि सबसे पहले पिता और माँ ही होनी चाहिए। आपके सामने आप किसी से मान लीजिए प्यार उड़ करते हो, गलत बात नहीं है, लेकिन यदि रिश्ते में आपके पिता और माता आ रहे हैं तो लव को कर दो कट। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो पिता हो और माता, वो कितने समय तक आपके पास में बैठे रहेंगे? उनको जब तक वो यहाँ पर है, हमारे साथ में है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करो। वो क्या मांगते हैं? तो सबसे पहला माता पिता,
उसके बाद में सेकंड ऑप्शन पे आपकी लाइफ होनी चाहिए। तो समझ रहे हो, ठीक है। तो संपत्ति पर इसका अधिकार होता था मुखिया का। और संपत्ति में क्या क्या आते हैं, जैसे परिवार हुआ, आप देखते हो जमीन हुई, और तीसरा देखा आपने धन दौलत। इन सारों पर अधिकार किसका होता था, गृहपति का होता था, माता का नहीं होता था, ये ध्यान में रखना। ये जो भी आदेश देता था, ये इसका परिवार है, जो आदेश देता था उसको फॉलो करना पड़ता था पूरे परिवार को। जो आदेश देगा वो फॉलो करना पड़ेगा पूरे परिवार को। लेकिन यदि परिवार फॉलो नहीं करे तो फिर दंड भी दे सकता है, दंड भी दे सकता है। तो ये व्यवस्था मुझे अच्छी लगी। लेकिन दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं ना, उनको भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन प्रकृति ने उन्हें अलग अलग टाइप का बनाया है। माँ ज़्यादा भावनात्मक होती है, पिता ज़्यादा वो होते हैं, तो दोनों को अपने अपने हिसाब से बना रखा है। लेकिन महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए, बस इतना है। उनको जितने भी उनके पहनने से लेकर खाने तक सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलता हूँ। परिवार की विशेषता में परिवार के मुखिया पिता यानी पिता का प्रमुख कर्तव्य था कि वह पूरे परिवार का, यानी पूरी, यहाँ पर क्या आएगा, परिवार, ठीक है। क्या हो गया, हाँ, यहाँ पर क्या आएगा, परिवार आएगा, ठीक है। परिवार का लालन पालन, विवाह तथा उन्नति पर ध्यान दे। यानी जो पिता होता था, जो मुखिया होता था, उसका प्रमुख कर्तव्य क्या होता था कि वो पूरे परिवार का लालन पालन करे, विवाह करे, उन्नति करे। आज भी ऐसा ही है, पूरे परिवार को घर चलाता है, विवाह करता है अपनी बेटे और बेटियों का, और उनकी उन्नति के लिए शिक्षा देता है, उन्हें शिक्षा की उचित व्यवस्था करता है। तो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में चौथा, इसमें वैदिक काल में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। अब ये संयुक्त परिवार और एकल परिवार दोनों में आप कंपैरिजन करोगे तो आपको अर्थ क्लियर हो जाएगा। संयुक्त परिवार जिसमें आप दादा दादी, चाचा और खुद का पूरा परिवार, वो सारा मिलाकर क्या बनता था, संयुक्त परिवार बनता था। एकल परिवार क्या होता है, जिसमें पति और पत्नी और उसके बस एक पुत्र या पुत्री, बस ये होते हैं। लेकिन उस टाइम ये संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी बहुत, आज भी कई जगह संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। तो ऐसा क्यों था, और ये 96 है ना, इसको काट देना, ठीक है, ये गलती से कुछ, ठीक है। तो संयुक्त परिवार व्यवस्था क्यों रही वहां पर, इसका दो कारण थे। ये ऐसे ही संयुक्त परिवार प्रथा नहीं बनी। पहला कारण ये था कि उस टाइम आक्रमण होते रहते थे, इसीलिए है ना, जो सुरक्षा की दृष्टि से सारे मिलकर रहते थे, ताकि जो भी आक्रमण करे तो सारे है ना, जो अपनी सुरक्षा के लिए उसको निपट रहे, उनको यानी उससे लड़ सके। दूसरा कारण यह था कि इनका जो कार्य था, जो व्यवसाय था, वो कृषि था। और कृषि में आप जानते हो कि बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। आप भी एक कृषि परिवार से होंगे, एक किसान परिवार से होंगे, तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। पशुपालन करो तो उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो दो कारण थे संयुक्त परिवार होने के। वैदिक परिवार में शांति अत्यधिक थी, यानी ये शांति प्रिय थे। आप देखोगे कि उस टाइम जनसंख्या भी कम थी, एक ये भी कारण अपन मान सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। यानी शांति से लोग रहना पसंद करते थे। अब की तरह ना जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, क्योंकि सारे जो भी उसके पास में साधन थे वो सारे मिल जाते थे उसको, ठीक है। तो उसको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके बाद में है ना, परिवार हमने देख लिया। अब अपन देखेंगे समाज में जो स्त्रियां हैं ना, उनका स्थान कैसा था, कहां से महिलाओं की स्थिति बिगड़ना प्रारंभ हुई, वो देखेंगे, ठीक है। वैदिक काल में पुरुषों की प्रधानता होते हुए भी स्त्रियों का उच्च स्थान था। अपन ने सबने देखा कि वैदिक काल में जो पुरुषों की स्थिति अच्छी थी, उनको प्रमुख माना जाता था। लेकिन उस टाइम भी स्त्रियों का जो स्थान रहा वो अच्छा रहा, ठीक है। वेदों के अनेक मंत्रों से पता चलता है कि जिस परिवार में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहां देवताओं का निवास होता है। कहने का मतलब है कि वेदों में आपने जो वेद हैं उनके मंत्रों में क्या लिखा हुआ है कि जिस परिवार में स्त्री का सम्मान किया जाता है उस परिवार में देवताओं का निवास होता है। ये लाइन इसीलिए डाली गई ताकि लोग है ना, जो धर्म को मानते थे उस टाइम, और धर्म से सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, ईश्वर से सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, इसलिए वो है ना जो महिलाओं का सम्मान करे, इसीलिए ये चीजें लिखी गई, ठीक है। इसके बाद में पत्नी पति की अर्धांगिनी, जो पत्नी होती थी वो पति की अर्धांगिनी होती थी, ठीक है। ये जो अर्धांगिनी शब्द है ना,
ये ऐसे भी लिखा जाता है और एक प्रकार इस प्रकार भी आप अर्धांगिनी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में ये दे रखा है और दूसरे पेज में है ना इस प्रकार दे रखा है, तो दोनों देख लेना आप, है ना। अन्य तथ्य क्या है महिलाओं के लिए? पहला तथ्य ये है कि स्त्रियां यज्ञ याजन तथा धार्मिक उत्सवों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेती थी। उस टाइम जितने भी धार्मिक यज्ञ होते थे और जितने भी आप धार्मिक उत्सव देखते हो, उन सारे उत्सवों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग ले सकती थी महिलाएं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि महिलाओं पर इतने प्रतिबंध नहीं लगाए गए अभी तक तो, ठीक है, लेकिन आगे जाकर स्थितियां बिगड़ेंगी। इसके बाद में देखो, वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आज जो घूंघट निकालते हैं ना, उसका प्रचलन उस टाइम नहीं था। जब मुगल आए थे ना विदेश से, तो वो लेकर आए थे पर्दा प्रथा को। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूले। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ता हूँ। चलो आपका अगला पेज आ गया। ठीक है, तीसरा, लड़कियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई थी। यानी लड़कियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई थी। उस टाइम गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पर ये महिलाएं हैं जो पढ़ती थी, और ऐसी महिलाएं भी थी वहां पर जो पूरे जीवन भर है ना जो गुरुकुल में रहती थी। उनको ब्रह्मवादिनी, आप आगे जाकर पढ़ोगे ना तो उनको क्या कहा जाता है? ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ऋग्वैदिक काल में गोसा, अपाला, ये कुछ नाम है, ये बार बार रिपीट होंगे, ये ध्यान रखना, इनको नाम को याद रख लेना आप। गोसा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा आदि विदुषी स्त्रियां हुई। जैसे ये पूरे नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे मुस्कुरा रही हैं पापा प्रिया। थोड़ा बहुत मजाक पे हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर बोरिंग क्लास हो जाती है। आप बुरा मत मानना लड़कियां, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा चित्र बनाया आपके लिए, देखो कैसे मुस्कुरा रही हैं सारी की सारियाँ। ठीक है, तो बढ़िया चित्र लगा होगा आपको। तो ये सारी की सारी क्या है? ये गोसा है, ये अपाला है, ये लोपामुद्रा है, और ये कौन है भाई? श्रद्धा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। उपनिषदों में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जो अपने ज्ञान एवं विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। जैसे जनक की राजसभा में, ये जनक की एक राजसभा हुई थी, ये पूरी की पूरी क्या है? राजसभा, इसमें लोग आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे है ना जो लोग आए हुए हैं सभा में। तो एक गार्गी जो है ना, एक विदुषी महिला का नाम है। ठीक है, और याज्ञवल्क्य है ना जो एक विद्वान है। तो इनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ, यानी गार्गी ने इस पुरुष के साथ में क्या किया? शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ क्या होता है? शास्त्रार्थ का मतलब वार्तालाप, तर्क पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, तो बहुत सारी चीजों का इसने भी आंसर दिया, इसने भी तो बुरी तरीके से भाई साहब इसकी तो बैंड बजा दी इसने, गार्गी ने। ठीक है, तो इस प्रकार इससे ये सिद्ध होता है कि उस टाइम की जो महिलाएं होती थी वो ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में बहुत निपुण थी। लोग कहते हैं कि महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती। देख लो भाई, देख लो देख लो, आपके सामने दिख रहा है भाई, ये कहाँ से आ रहे हैं? इतिहास इसलिए तो पढ़ाया जाता है ताकि आप जो पास्ट है उसका आप फ्यूचर के साथ में कंपैरिजन कर लो, वर्तमान के साथ कंपैरिजन कर सको, इसलिए तो पढ़ाया जाता है। ठीक है, लोग आपको बोलेंगे कि ऐसा तो भी हो रहा है, तो उनको इतिहास दिखाओ, ये देखो ये पहले भी हो चुका है, ऐसा इतिहास दिखाओ उनको। ठीक है, नोट, यहां पर विशेष बात आप ध्यान में रखना। देखो, कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो कंडीशन थी वो अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कमजोर हो गई। ऐसा क्यों? देखो भाई, दो पक्ष हैं। कुछ विद्वान तो ये मान रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि भाई ऋग्वैदिक काल जो था ना उसमें तो स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत में, ध्यान में रखना, अंत में स्त्रियों की स्थिति बेकार हो गई, कमजोर हो गई। तो मैंने भी कई बुकों में पढ़ा है तो यही दे रखा है, क्योंकि यहां पर है ना जो स्त्रियों की स्थिति बेकार कर दी गई थी। इन आर्यों ने क्या किया कि जिस घर में एक कोई भी लड़की पैदा होगी उसके लिए अभिशाप है, आपको यज्ञ कराना होगा, ऐसी धारणाएं प्रचलित कर दी। यज्ञ कराएंगे तो किसका फायदा होगा? आर्यों का फायदा होगा। तो इस प्रकार की चीजें यहां पर हुई, तो स्थिति यहां से ही बिगड़ना स्टार्ट हो गई, और अब तक यानी संविधान लागू हुआ तो उस टाइम तक बुरी स्थिति रही, और आज भी कई स्थानों पर है। तो आगे बढ़ता हूं।
वर्ण व्यवस्था, ठीक है। तीसरा इसी में पॉइंट ले लेते हैं, समाज वाले में वर्ण व्यवस्था। भारत में आर्यों के आगमन के साथ साथ ही भारतीय समाज में दो वर्ग अस्तित्व में आए। जब ये आर्य थे ना, वो कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे, मध्य एशिया से माने जाते हैं, वहां से ही आए थे भारत में। और उस टाइम भारत में कितने वर्ग विभाजित हो गए? दो वर्ग विभाजित हो गए। यहाँ पर विशेष बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि आखिरकार में ये जो वर्ण व्यवस्था है, चार वर्ण बटे, वो कैसे अस्तित्व में आया वो बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो वर्ग बता रहा है ये। पहला वर्ग कौन सा है? पहला वर्ग कौन सा है? आर्य। पहला वर्ग है आर्य, ठीक है। और दूसरा वर्ग कौन सा है? अनार्य। दूसरा वर्ग है अनार्य। तो ये जो आर्य थे और अनार्य थे, उनमें काफी मतभेद थे। इनके बीच में है ना जोरदार संघर्ष भी हुआ, क्योंकि अनार्य जो थे ना पहले ही भारत में रह रहे थे, ये भारत के मूल निवासी थे। लेकिन जो ये आर्य थे वो बाहर के थे, तो बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो भाई झगड़ा तो होगा। अनार्य नहीं बोलेंगे कि आप हमारे घर में आकर हमें मार रहे हो। तो बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हुआ। और इनके बीच में झगड़ा क्यों हुआ? देखो यहाँ पर विजेता ये जो आर्य थे ना लास्ट में जीत गए थे, और ये अनार्य थे ना जो पराजित हो गए थे, ठीक है। यानी इन्होंने है ना जो अनार्यों को हरा दिया और यहाँ पर प्रभुत्व जमा लिया इन आर्यों ने, ठीक है। तो यहाँ पर मतभेद होने के कारण क्या थे? रंग को लेकर। एक तो रंग को लेकर है ना जो इनके बीच में विवाद रहा। ये जो आर्य थे ना वो गोरे वर्ण के थे, क्योंकि मध्य एशिया से आ रहे हैं बाहर से, तो वहां पर तो गोरे लोग ही होंगे ना, क्योंकि जलवायु का फर्क पड़ जाता है। और ये अनार्य जो थे ना भारत में रहते थे, तो ये कृष्ण वर्ण के थे। कृष्ण वर्ण का मतलब क्या होता है? काला, सांवले, ठीक है। एक तो ये विवाद था इनके बीच में। और शारीरिक रचना यानी शरीर से संबंधित, देखो इनकी नाक है ना जो ऊंची उठी हुई थी आर्यों की, लेकिन है ना जो ये अनार्य थे उनकी नाक है ना जो बैठी हुई थी, यानी थोड़ी चिपकी हुई थी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक देखो ये मतभेद भी है, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, क्योंकि बाहर से ये लोग आ रहे हैं तो उनकी संस्कृति भी अलग होगी। तो जो आर्य थे ना उनकी संस्कृति क्या थी? यज्ञ, अनुष्ठान और व्रत। क्योंकि अभी भी आप देखते हो वर्तमान में भी यज्ञ चल रहे हैं, तो ये इनकी देन है, ठीक है। लेकिन इनकी कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ये यज्ञ, अनुष्ठान और व्रत किसी को भी नहीं मानते थे, ठीक है। चौथी चीज इनके बीच में विविधता क्या थी कि जो आर्य थे ना, आर्य अपने रक्त की शुद्धता कायम रखने की कामना करते थे। यानी ये हमेशा चाहते थे कि हमारी रक्त की शुद्धता हो। ये अपने रक्त के लोगों से ही शादी करते थे, जो भी संबंध स्थापित होते थे वो उनसे ही करते थे। यानी आर्य दूसरे आर्य से शादी करता था। अब ये है ना जो इन्होंने क्या किया कि अनार्य से संबंध नहीं बनाया। ये जो अनार्य थे ना इनसे इन्होंने है ना जो कोई संबंध नहीं बनाया, क्योंकि रक्त की शुद्धता थी, इसलिए दोनों के बीच में विवाद चलता रहा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब अपन है ना जो देखेंगे वैदिक काल की अर्थव्यवस्था। आखिरकार में अर्थव्यवस्था कैसी थी, पैसे कैसे कमाते थे, अपनी आजीविका कैसे चलाते थे, वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। वैदिक काल के लोगों के जीवन निर्वहन का प्रमुख साधन कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य आदि थे। क्योंकि उस टाइम कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज तो बहुत सारे उद्योग खुल गए, अलग अलग ये वो बिजनेस होने लगे, बहुत सारी चीजें होने लगी, लेकिन अब तो कृषि और इनका प्रचलन धीरे धीरे समाप्त सा हो रहा है। लेकिन पहले बहुत ज्यादा इनकी डिमांड थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, कंपैरिजन जब किया था कि ये जन ग्रामीण सभ्यता थी, और गाँव में है ना जो ये सारी चीजें प्रचलित होते हैं, कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग सब कुछ प्रचलित होता है। नगरों में अलग आपको देखने को मिलेगा। वैदिक काल की अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित किया जा सकता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से व्यवसाय प्रचलित थे गाँव में। जो कृषि है उसमें क्या था? वैदिक आर्य जो जिसे यव बोलते हैं, ठीक है, गेहूं, ब्रीही, तिल, उड़द, मसरू, चना आदि फसलें पैदा करते थे। ये सारी की सारी जो फसलें देख रहे हो, ये सारी की सारी फसलें है ना जो ये बोते थे, ठीक है। कृषि कार्य क्या क्या करते थे? कृषि कार्य में क्या क्या चीजें होती थी? देखो पहला है लकड़ी के बने हल और बैल से की, यानी लकड़ी से बने जो हल होते थे उनको बैल खींचते थे और उससे है ना जो खेती की जाती थी। यानी खेत की जुताई आज तो ये जो ट्रैक्टर होते हैं उनसे की जाती है, लेकिन उस टाइम क्या होता था कि लकड़ी का हल बना हुआ होता था, ठीक है। और ये बैल है ना जो 6, 8 का उल्लेख मिलता है इन वेदों में, ठीक है। 6,
8, 12, 24 इतने बैल मिलकर है ना जो एक हल को खींचते थे। 24 बैल। अब आप सोच सकते हो कि कितने भारी ये हल होंगे, लकड़ी के बने कितने भारी हल होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद में देखो, जानवरों का गोबर खाद के रूप में काम में लिया जाता था, और जानवरों का जो भी गोबर होता था, क्योंकि पशुपालन भी तो करते थे, उनसे जो गोबर इनको मिलता था उसको खेतों में डाल देते थे। और आज आप भी देखते हो कि खेतों में कहीं कहीं पर है ना जो डाला जाता है गोबरी, ठीक है, जिसे जैविक कृषि कहते हैं। इसके बाद में है ना वर्षा पर निर्भर, यहाँ की जो कृषि होती थी वो वर्षा पर निर्भर थी, आज भी है, पहले भी थी। लेकिन ये लोग थे ना जो तालाब से, नदियों से, कुओं से आदि से भी सिंचाई कर लेते थे। और ये वर्षा कराने के लिए क्या करते थे, देवताओं की स्तुति करते थे, यज्ञ करते थे, प्रार्थना करते थे उससे कि वर्षा हो जाए। और वो चीजें कहीं कहीं पर आज भी होती है, यज्ञ होता है, बरसात नहीं होती है तब। क्लियर हो रहा है? क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। पूरा जोर लगा रहा हूं मैं आपको क्लियर कराने के लिए, ताकि आपको चीजें क्लियर हो, बार बार पढ़ना न पड़े, ठीक है। पशुपालन अर्थव्यवस्था में पशुपालन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन भी था। वैदिक युग में आर्य लोग गाय, बैल, अब गाय के बछड़ा होगा वो बड़ा होकर क्या बनेगा, बैल, यानी गाय का पति कौन हुआ, बैल, ठीक है। गाय का पति कौन हुआ, बैल हुआ, ठीक है। भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, अब इसमें घोड़ी भी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि घोड़ा का पति क्या होता है, घोड़ी होती है, ठीक है। और ये जो है भैंस, उसका पति क्या कौन हुआ, आप मन में बोल देना, ठीक है। आदि का पालन करते थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे है ना जो इन सारे जो पशु हैं, इनका खेती के द्वारा जो चारा होता था उनके द्वारा है ना जो इनका लालन पालन किया जाता था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इनमें से जो गाय है ना उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। गाय का महत्व सबसे अधिक था। जैसे इसमें गाय में क्या क्या चीजें काम में ली जाती है। देखो, पहला है गाय का दूध भोजन का अंश था, यानी भोजन के लिए काम में लिया जाता था। गाय का जो दूध होता है उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी, घी भी बनता था, लस्सी भी बना लेते थे, और भी बहुत सारी चीजें बन जाती थी। ये जो गोबर करती थी उसका प्रयोग है ना जो लीपने पोतने में, आज भी कहीं कहीं पे लिपे जाते हैं ना, सबको पता है। उपले बनाने के काम आता था। उपले क्या होता है, जो जिसको ग्रामीण क्षेत्र में क्या बोलते हैं, थापड़ी, ठीक है। थापड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उपले बोलते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में इस उपले शब्द को भी बहुत सारे अलग अलग नामों से वो कर दिया गया। इसके बाद में आगे चलता हूँ। इसमें देखो तीसरी चीज किस में काम में लेते थे, गाय के बछड़े बड़े होकर अर्थात बैल होकर खेती तथा माल ढोने के काम आते थे। यानी जो गाय का बछड़ा होता था वो बड़ा होकर क्या बन जाता था, बैल, और वो बैल को है ना जो खेती में और माल ढोने में काम में लेते थे, ठीक है। इसके बाद में चौथा, गाय को किस में काम में लेते थे, दान पुण्य में भी गाय का प्रयोग किया जाता था। गाय हमारी माता है, हमको कुछ भी नहीं आता है। तो इस प्रकार की चीजें सारी की सारी थी। आगे बढ़ता हूं। अब देखेंगे अपन है ना उद्योग धंधे, आखिरकार में इनके उद्योग क्या क्या थे। वैदिक काल में आर्य समाज 3 वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य। शूद्र वर्ण भी था, लेकिन वो विवाद में है, क्योंकि वो वैदिक काल में आ गया था या नहीं आया था इस पर विवाद है, लेकिन आ गया था कई कई जगह पर शूद्र वर्ण भी। अब ये जो शूद्र वर्ण है ना वो क्षत्रिय समाज से ही निकला है, ध्यान में रखना, क्षत्रिय समाज से निकला है। तो ब्राह्मण का क्या कार्य व्यवसाय होता था, यज्ञ करना। देखो मैंने कोष्टक में लिख रखा है, यज्ञ करना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना, ये सारे का सारा व्यवसाय था, ठीक है। इसके बाद में जो क्षत्रिय होता था वो युद्ध, यानी वो अपनी भुजाओं के द्वारा समाज की रक्षा करता था, उसका ये कार्य था, ठीक है। और वैश्य समाज का क्या कार्य था, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, सारे का सारा पढ़ रहा है, वो किसका कार्य था, वैश्य समाज का था। और जो शूद्र था उसका कार्य ये था कि वो तीनों वर्णों की सेवा करे, लेकिन ये तार्किक प्रतीत नहीं होता है, ऐसा शूद्र के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। घरेलू व्यवसाय, तो फ्रेंड्स इस घरेलू व्यवसाय को भी इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के लोग उद्योग धंधों में घर पर कुछ ऐसे व्यवसाय करते थे अपनी आजीविका को चलाने के लिए। वर्तमान में भी ये चीज़ें लागू हो सकती हैं, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये कारपेट है जिसे गलीचा बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं। आज भी हमारे घर ये जो आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पर ये बनाया जाता है, महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के घरेलू व्यवसाय जैसे आर्य क्या क्या करते थे, देखो स्क्रीन पर, आर्य लोग धातु कला में निपुण थे, यानी धातु से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, जो भी व्यवसाय थे उनसे सब में निपुण थे। वह विभिन्न धातुओं को गलाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने में निपुण थे।
यानी वो धातुओं को है ना जो पहले गलाते थे और उसके बाद में है ना जो उनको अलग अलग आकार देकर उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। जैसे सोना आप देखते हो, जो सुनार होता है वो उसको पहले गलाता है, सोने चांदी को गलाकर आभूषण बनाता है। उस टाइम भी ऐसा ही किया जाता था। ऐसे लोहा, लोहे को भी गलाया जाता है, तांबा, शीशा आदि, इन सबको, ये सारे के सारे क्या थे उस समय के घरेलू उद्योग थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। चौथा, व्यापार वाणिज्य। वैदिक युग में दो प्रकार के व्यापार प्रचलित थे। पहला विदेशी व्यापार, दूसरा आंतरिक व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार क्या होता है, जो दूसरे देशों से अपन करते हैं। आंतरिक व्यापार क्या होता है, जो अपने ही देश में करते हैं। ठीक है, नौका या नाव की सहायता से ये व्यापार किए जाते थे। ये व्यापार किसकी सहायता से किए जाते थे, ये जो नौका किसे कहते हैं, नाव, उसकी सहायता से किए जाते थे। खुले समुद्र में ये व्यापार नहीं किया जाता था क्योंकि बहुत खतरा होता था उस टाइम। जैसे प्रशांत महासागर में चले गए, खुला एक समुद्र है, ऐसे एरिया में ये व्यापार नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहुत खतरा होता है खुले एरिया में। ठीक है, इसके बाद में यात्रा, देश की नदियों, समुद्री तट तक सीमित थी। यानी ये जो व्यापार की जो यात्रा करते थे वो या तो कोई नदी तक, यानी कुछ किसी देश के पास में कोई नदी बहती है वहाँ तक वो जाकर व्यापार कर लेते थे, और जो समुद्र के तट थे वहाँ तक अपना माल पहुँचाकर व्यापार को पूरा करते थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये टॉपिक लगभग समाप्त हो गया है। यदि आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।